हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हित हरिवंश ने किया। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। ठीक है, हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्क संप्रदाय को ही सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। जिस प्रकार हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता था, उसी प्रकार निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कौन से कवि है? तो संत सुंदरदास अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो तीन है, कुंभनदास, नंददास, परमानंददास, ये एक अष्टछाप के कवि रहे। सुंदरदास की कुछ प्रमुख कृतियों में आता है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, सुंदरदास की दो प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन से? ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास। इनमें से कौन निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं? तो हरिव्यासदेव निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि है। हरिव्यासदेव निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि है। आगे देखेंगे, इनमें से हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम कौन सा है? तो हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम है सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। आगे देखेंगे, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो सवैया। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया छंद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। इसके अलावा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? तो केशवदास को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ही माना है। उन्होंने भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि ने रीति को क्या कहा है? काव्य का स्वभाव कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? आदिकाल को जयकाल कहा और रीतिकाल को कलाकाल कहा। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, मतलब जो रीतिकाल नाम दिया गया उत्तर मध्यकाल को, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका नामक ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन कौन से? रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका को कहा जाता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अभी बताया मैंने, तो मिश्र बंधु ने कहा अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही नाम रखा था। रामचंद्र शुक्ल ने ही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। कवि प्रिया के रचनाकार रहे केशवदास।
अगला देखते हैं, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया को रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो भाषा भूषण जो रचना रही यह केशव दास की नहीं है। इसके अलावा जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया ये सभी रचनाएं केशव दास की है, परंतु भाषा भूषण जो रचना रही यह महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित एक ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। भाषा भूषण एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो आचार्य केशव दास का है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन आचार्य केशव दास का है। आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय और रस सारांश, यानी ख और गा दोनों ही, काव्य निर्णय और रस सारांश ये दोनों आचार्य भिखारी दास की रचना है। इसके अलावा इनकी और प्रसिद्ध रचनाओं में से है श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका, ये रचनाएं भी आचार्य भिखारी दास की ही है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, यह पंक्ति आचार्य भिखारी दास की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यह सत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, यह भी ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि थे, यह भी ठीक है। परंतु केशवदास रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं थे, केशवदास रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि केशवदास रीतिमुक्त नहीं बल्कि रीतिबद्ध कवि थे। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण और शिवा बावनी के रचयिता कौन रहे? तो भूषण। शिवराज भूषण और शिवा बावनी के रचयिता रहे भूषण। इसके अलावा एक और रचना है इनकी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण शिवा बावनी के रचयिता भूषण रहे। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल में ज़्यादातर श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जा रही थी, परंतु ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस में रचना लिखी। वे कौन थे? तो भूषण थे। ठीक है। भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे? तो छत्रसाल और शिवाजी, इन दोनों के दरबारी कवि थे भूषण, छत्रसाल और शिवाजी। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। आगे देखेंगे, किस आलोचक ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को क्या कहा है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? तो गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। गंग कवि का मूल नाम क्या था? तो गंगाधर था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, ये कवि गंग की कुछ प्रमुख ग्रंथ रही। इनका मूल नाम क्या रहा? तो गंगाधर। तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार, इस उक्ति के रचनाकार कौन रहे? तो भिखारी दास। तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार, इस पंक्ति के रचयिता रहे आचार्य भिखारी दास। भिखारी दास भी एक रीतिबद्ध कवि रहे, ध्यान दीजिएगा। नैन नचाए कहियो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता रहे पद्माकर। नैन नचाए कहियो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि कौन है? तो पद्माकर है। पद्माकर की प्रसिद्ध रचना में कौन कौन सी रही? तो गंगा लहरी, जगदी विनोद, इनके बारे में पूछा जाता है। पद्माभरण है। ठीक है। कली पचीसी है, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो पद्माकर द्वारा रचित रचनाएं हैं।
गंगा लहरी किसकी रचना है? अभी बताया मैंने, पद्माकर की। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण। ये देखिए यहाँ पे पद्माभरण जो है यह पद्माकर द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। इसके अलावा जो परवोत पचासा, कली पचीसी, जगत विनोद, ये सभी रचनाएं भी पद्माकर की ही है। परंतु अगर पूछा जाए कि अलंकार ग्रंथ कौन सा है तो पद्माभरण। ठीक है। काव्य रसायन किनकी रचना है? तो आचार्य देव की रचना है। काव्य रसायन किनकी रचना है? तो आचार्य देव की रचना है काव्य रसायन। काव्य रसायन की कुछ प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से आ जाएंगे? काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देवचरित, रस विलास, जाति विलास, ये सभी रचनाएं देव की है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो अलंकार गंगा जो रचना है यह देव की नहीं है। इसके अलावा भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, ये सभी रचनाएं देव द्वारा रचित है। भूली कहत नव रस सुकवि, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति की यह कथन आचार्य देव ने कहा है। भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। आगे देखेंगे। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवत एक बार। इस दोहे की रचयिता कौन है? तो रसलीन बी। रसलीन का वास्तविक नाम था मीर गुलाम नबी। आगे देखेंगे। मतीराम की भाषा क्या है? तो साहित्यिक ब्रज भाषा। मतीराम की भाषा रही साहित्यिक ब्रज भाषा। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी जो है ये एक रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध मतलब रीति सिद्ध में एकमात्र कवि बिहारी ही थे और कोई नहीं। बाकी ये तीनों जो है ये सभी रीति मुक्त कवि है। ठीक है। घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव, ठीक, ये सभी कौन से कवि थे? तो रीति मुक्त कवि थे। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन आ जाएंगे? तो चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, ये सभी रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किनके विषय में कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन घनानंद के विषय में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद की कृतियां किस भाषा में रचित है? तो घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में रचित है। घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में रचित है। घनानंद के कुछ प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरहा लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली, कृपाकांड, ये सभी रचनाएं घनानंद की है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह काव्य पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, घनानंद की पंक्तियां हैं। अति सुदो स्नेह को मारग है, जहाँ नीको स्यानप बाक नहीं। अति सुदो स्नेह को मारग है, जहाँ नीको स्यानप बाक नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद की है। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप की कहानी है। पंक्तियां किस कवि की है? तो प्रस्तुत पंक्तियां ठाकुर द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। इनमें से रीतिकाल के कौन से कवि रीतिकाल के कौन से कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सेनापति। रीतिकाल के कवि सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। इनकी एकमात्र रचना के बारे में पूछा जाता है कवित रत्नाकर। ठीक है। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो सेनापति की रचना है। बोधा का असली नाम क्या रहा? बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। इसके अलावा ये पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था और वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे।
खेत सिंह ही उन्हें प्यार से बोधा बुलाया करते थे। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन से? ईशक नामा और विरह वारिस। बोधा की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ईशक नामा और विरह वारिस। सुजान चरित्र के रचयिता कौन रहे? तो सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता रहे सूदन। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ललित ललाम है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्प्रीति, यह कथन किसका है? तो बिहारी का है यह कथन। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्प्रीति, प्रस्तुत पंक्ति बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। इसके अलावा बिहारी जो थे ये शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। राजा जय सिंह के दरबारी कवि। बिहारी किसके समकालीन थे? तो शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया जाता है? तो आधुनिक काल कहा जाता है। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा आधुनिक काल कहा जाता है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी हमारी वीडियोस तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।